बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोग बेटा शुरू कर रहे थे, हम लोग पढ़ रहे थे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। हम लोग क्या पढ़ रहे थे? न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन बेटा, डायनामिक्स बेटा। सबसे पहले न्यूटन का न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन बेटा। अच्छा, आप मुझे बताएं न्यूटन के कितने लॉज हैं? जी बेटा, न्यूटन के बेटा कितने लॉज हैं? हाँ, 3 लॉज। उसमें सबसे पहले जो है, सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो कौन सा है? जी बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेकेंड लॉ है। जी बेटा, द अफेक्ट ऑफ रिजल्टेंट फोर्स, द अफेक्ट ऑफ रिजल्टेंट फोर्स unbalanced force, net force, is to accelerate the body, in the direction of force. बेटा इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि जब एक बॉडी पर फोर्स लगता है तो वो फोर्स उसकी स्पीड को इंक्रीज करता है, डिक्रीज करता है, या उसकी डायरेक्शन चेंज करता है। ठीक है ना? द इफेक्ट ऑफ नेट फोर्स इज टू एक्सेलरेट द बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। इसका मतलब है अगर कोई नेट फोर्स नहीं है तो बॉडी या तो एट रेस्ट रहेगी या फिर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगी। ठीक है कि नहीं? एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड is directly proportional to acceleration produced is directly proportional to the resultant to the force. Acceleration produced is directly proportional to the force. ठीक है? And it is in the direction of force. जी 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 बिल्कुल, ये लें। ये देखें, Newton's second law, the effect of the resultant unbalanced force is to accelerate the body in the direction of force. Acceleration produced is directly proportional to the force and it is in the direction of force. बेटा ये पहला सेकेंड लॉ, ये सेकेंड लॉ है कि दी इफेक्ट ऑफ रिजल्टेंट फोर्स। अब आप, ये पहला पॉइंट था, आए इसको हम देखते हैं। बेटा ये जो पॉइंट है, ये फेमस, ये जो है ना, ये आपने एक चीज पढ़ी होगी, इफेक्ट इज इक्वल टू कॉज ओवर अपोजिशन। यार ये चीज देखें, आपने एक चीज पढ़ी होगी या कभी सुनी होगी कि इफेक्ट इज इक्वल टू कॉज ओवर अपोजिशन। तो बेसिकली ये बुनियादी तौर पर कॉज एंड इफेक्ट इक्वेशन है। ये क्या है? कॉज एंड इफेक्ट इक्वेशन है बेटा। ये बेसिकली कॉज एंड इफेक्ट इक्वेशन है जो ये आप इस तरह से देख रहे हैं। और आप इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं कि जिस तरह स्टेटमेंट है कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन, तो F इज इक्वल टू ma। ठीक है कि नहीं है? अच्छा, अब एक चीज जरा सोचिए, वो मैं आपको बताता हूं, जो क्या कहते हैं, मैंने इसके साथ आपको बतानी है। वो ये है, चौथा पॉइंट है। ठीक है कि नहीं है? चौथा पॉइंट ये है कि हम जब इस दुनिया में पैदा होते हैं और बड़े होते हैं तो हमारे माइंड में एक कंफ्यूजन है। हम एक कंफ्यूजन के साथ बड़े होते हैं, कंफ्यूजन इन आवर माइंड। वो पूछे वो क्या कंफ्यूजन है?
कंफ्यूजन ये है कि फोर्स इज नेसेसरी फॉर मोशन, फोर्स इज नेसेसरी फॉर मोशन। वो कहते हैं जी कि फोर्स जो है वो मोशन के लिए नेसेसरी है। ये हमारे माइंड में एक कंफ्यूजन है। मिसाल के तौर पे फर्ज करें कि ये कमरे में कुर्सी है पड़ी हुई, ये कुर्सी है, चेयर है। मैं चेयर को फोर्स लगाता हूं तो चेयर मूव करती है, फोर्स लगाना छोड़ देता हूं तो चेयर रुक जाती है, फोर्स लगाना छोड़ देता हूं तो चेयर रुक जाती है। तो मेरे माइंड में एक बात बैठ गई, और बात ये बैठी कि फोर्स इज नेसेसरी फॉर मोशन, और ये बात मेरे जहन में गलत बैठ गई है। और किसने ये बात मेरे जहन में बिठाई है? फ्रिक्शन ने। फ्रिक्शन लेड मी टू कंक्लूड दिस थिंग। फ्रिक्शन की वजह से मैं ये चीज सोचने पे मजबूर हुआ कि शायद फोर्स लगाएं तो बॉडी मूव करती है, जो ही फोर्स हटाएं तो बॉडी मूव करना बंद कर देती है। अच्छा, आप मुझे एक बात बताएं, तो ये जो सबसे पहला बंदा था जो इस कंफ्यूजन से बाहर आया वो न्यूटन था। न्यूटन ने ये आर्ग्यू किया, न्यूटन ने कहा कि अगर आप ये चीज देखें कि किसी भी बिल्डिंग में, बेटा किसी भी बिल्डिंग में जो स्टेयर्स होती हैं वो आपको फ्लोर चेंज करा देती हैं। स्टेयर्स आप इस्तेमाल करते हैं तो आप ग्राउंड फ्लोर से पहले फ्लोर पे चले जाते हैं, स्टेयर्स इस्तेमाल करते हैं तो दूसरे फ्लोर पे चले जाते हैं, फिर स्टेयर्स इस्तेमाल करते हैं तो तीसरे फ्लोर पे चले जाते हैं। एक फ्लोर पे रहने के लिए आपको स्टेयर्स नहीं चाहिए होती। बिल्कुल इसी तरह से फोर्स भी स्टेयर्स की तरह है। अगर आप 1 मीटर पर सेकंड से जा रहे हैं तो जाते रहेंगे, आप फोर्स इस्तेमाल करेंगे तो आपकी स्पीड बढ़कर 2 मीटर पर सेकंड हो जाएगी, और अगर आप फिर फोर्स नहीं लगाएंगे तो 2 मीटर पर सेकंड पे चलते रहेंगे। फोर्स लगाएंगे तो आपकी स्पीड 2 से 3 हो जाएगी। तो पता चला कि फोर्स जो है डायनामिक्स में फोर्स स्टेयर्स की तरह है। फोर्स लगता है तो बॉडी एक्सेलरेट करती है, फोर्स लगता है तो बॉडी क्या करती है? एक्सेलरेट करती है। और जब बॉडी फोर्स नहीं लगता तो बॉडी की स्पीड ना इंक्रीज होती है ना डिक्रीज होती है। पता चला कि 1 मीटर पर सेकंड से 2 मीटर पर सेकंड तक जाने के लिए फोर्स चाहिए, 2 मीटर से वापस 1 मीटर पर सेकंड पर आने के लिए फोर्स चाहिए। इसका मतलब है कि स्पीड इन वेलोसिटी चेंज करने के लिए फोर्स चाहिए, एक वेलोसिटी पर रहने के लिए फोर्स नहीं चाहिए। जो बिल्डिंग में स्टेयर्स का रोल है, डायनामिक्स में वही रोल फोर्स का है कि फोर्स जब आ जाता है तो वो आपकी वेलोसिटी को इंक्रीज करता है या डिक्रीज करता है या डायरेक्शन चेंज करता है। डायरेक्शन चेंज करना भी यही होता है कि अगर एक बॉडी यूं जा रही थी इस तरफ से, और ये उसकी स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड है, और यहां पर उसकी स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड है, तो वो कहने को तो उसकी स्पीड चेंज नहीं हुई, मगर इनफैक्ट हुई है। उसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में 0 हो गई है, और इस डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी 0 से बढ़कर 2 हो गई है। तो पता चला कि डायरेक्शन चेंज में भी एक्सेलरेशन है, ठीक है ना। इसमें डायरेक्शन चेंज में भी एक्सेलरेशन है। ये एक डिसेलरेशन हो गई इस तरफ को, और इस तरफ को एक एक्सेलरेशन हो गई, रिजल्टेंट जिनका दोनों का इस तरफ है। तो पता चला कि जब भी फोर्स है तो एक्सेलरेशन है, और फोर्स नहीं है तो एक्सेलरेशन नहीं है। इसीलिए न्यूटन ने कहा कि अगर आप डीप इन स्पेस चले जाएं तो डीप इन स्पेस आपको पता है वहां पर फ्रिक्शन नहीं होती। उसने कहा कि आप एक पत्थर को फेंकें, उसको थ्रो करें ऐसे करके, तो जब तक तो वो आपके हाथ के अंदर है तो एक्सेलरेट कर रहा होगा, और जो ही वो आपके हाथ को छोड़ेगा, फर्ज करें आपके हाथ को छोड़ते वक्त उसकी स्पीड थी 5 मीटर पर सेकेंड, तो फिर वो 5 मीटर पर सेकेंड से कंटिन्यूसली मूव करता रहेगा, 5 मीटर पर सेकेंड से कंटिन्यूसली मूव करता रहेगा। आप लोग ये चीज देखें कि मेरी बात सुने, ये जितनी भी स्पेस ट्रेवल्स हैं बेटा, जितनी भी क्या है स्पेस ट्रेवल्स हैं, जिस तरह वो मार्स की तरफ जो उन्होंने चीजें क्यूरियोसिटी को भेजा, तो उसको प्लेनेट अर्थ से निकलते वक्त एनर्जी चाहिए थी, मगर उसने जब वो प्लेनेट अर्थ की ग्रेविटेशनल पुल से काफी निकल गई बाहर, तो मून की मार्स की तरफ जो उसने 4 माह का सफर किया, वो उसमें कांस्टेंट वेलोसिटी से ट्रेवल करती रही, और उस दौरान उसने चूंकि एक्सेलरेशन नहीं की तो उसको किसी किस्म का फोर्स नहीं चाहिए था, और चूंकि उसको किसी किस्म का फोर्स नहीं चाहिए था तो उसका कोई पेट्रोल भी नहीं खर्च हुआ। तो पता चला कि जितनी भी स्पेस शिप्स जाती हैं प्लेनेट अर्थ से, वो सिर्फ प्लेनेट अर्थ की ग्रेविटेशनल पुल से बाहर निकलने का पेट्रोल लेके जाती हैं, और वहां उतरने और वहां से उठने का पेट्रोल लेती हैं।
रास्ते के ट्रेवल का पेट्रोल वो नहीं लेती, क्योंकि रास्ते में वो कांस्टेंट वेलोसिटी से ट्रेवल कर रही होती है। जिस तरह आपको पता है, आपने वो मूवी देखी होगी जिसमें वो एक कॉमेट पे लैंड करते हैं, एक हाँ नहीं, इंटरस्टेलर नहीं, एक और उससे पहले मूवी आई थी, ग्रेविटी से भी पहले एक मूवी जो सबसे पहली मूवी थी, उसमें भी यही होता। हाँ अब चले बारा जो भी उसका नाम मुझे, ये मेरे ख्याल आर्मगेडन थी शायद, कुछ तरह थी। उसमें बेटा वो कांस्टेंट वेलोसिटी से जब कॉमेट तक पहुंचते हैं तो इस दौरान वो कोई पेट्रोल नहीं खर्च करता। फिर उतरते वक्त, डिसेलरेट करते वक्त उनको एनर्जी चाहिए होती, और फिर जब वो कॉमेट से वापस उठते हैं तो फिर इस सारे सफर में उन्होंने अपनी गाड़ी का इंजन बंद किया हुआ होता है, और उनका इवन प्लेनेट अर्थ से राब्ता भी नहीं होता। वो यहाँ आकर अपने सिग्नल सेंड करते हैं, फिर लोगों को पता चलता है कि वो स्पेसशिप ठीक चल रही है और उसमें कोई मसला नहीं है। यहां से यहां तक आने में इस कांस्टेंट स्पीड से ट्रेवल करते वक्त उनको उसको कोई भी वो नहीं चाहिए होती, फोर्स नहीं चाहिए होता। आपने ये बात सुनी हुई है, CD70 जो मोटरसाइकिल है, CD70 मोटरसाइकिल के बारे में आपने सुना हुआ है कि ये क्या करता है? 1 लीटर में 70 किलोमीटर करता है। सुना हुआ है आपने कि नहीं यार? आपने ये बात सुनी हुई है कि CD70 मोटरसाइकिल 1 लीटर में 70 किलोमीटर करता है? जी सुना हुआ ये बात कि नहीं? नहीं, अच्छा चलो अब मेरी बात सुने। अब ये बात है कि बेटा हमारे एक बंदे ने इस तरह किया कि उसने CD70 में 1 लीटर पेट्रोल डलवाया, 1 लीटर पेट्रोल डलवाया, और उसने CD70 को वो चलाता चला गया कांस्टेंट स्पीड से 40 किलोमीटर पर आवर से परफेक्ट स्ट्रेट लाइन में वो चलाता चला गया। आप गैस करें कि 1 लीटर में मोटरसाइकिल ने कितना तय किया होगा? आप गैस करें कि 1 लीटर में पेट्रोल मोटरसाइकिल ने कितना तय किया होगा? जनाब उसने 1 लीटर पेट्रोल डला हुआ था, और CD70 वाले एडवर्टाइज करते हैं 70 किलोमीटर, उसने जनाब 1 लीटर में 140 किलोमीटर तय किया। उसकी वजह यह है कि वो कांस्टेंट वेलोसिटी से सीधा चलता गया, एक्सेलरेशन 0 थी, रिजल्टेंट फोर्स 0 था, सिर्फ उतना पेट्रोल बर्न हो रहा था जितना सामने से एयर रेजिस्टेंस लग रही थी। अगर सामने से एयर रेजिस्टेंस 30 न्यूटन की लग रही थी तो इंजन भी 30 न्यूटन का फोर्स ही लगा रहा था, नेट फोर्स 0 था, और मोटरसाइकिल कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता चला गया। और चूंकि वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता चला गया तो उसको कोई रिजल्टेंट फोर्स या एडिशनल फोर्स नहीं चाहिए था, और उसने फिर 1 लीटर में 140 किलोमीटर किए। बेटा जब रिजल्टेंट फोर्स नहीं लगती, तो सिर्फ उतना पेट्रोल इस्तेमाल होता है जो एयर रेजिस्टेंस को बैलेंस कर दे। सिर्फ उतना पेट्रोल इस्तेमाल होता है जो एयर रेजिस्टेंस को क्या कर दे? बैलेंस कर दे। इसीलिए आपने नोट किया होगा कि आपकी गाड़ी की फ्यूल इकोनॉमी जो है वो हाईवे पे जाकर इंप्रूव हो जाती है। अगर शहर के अंदर आपकी गाड़ी जो है वो 10 किलोमीटर पर लीटर कर रही है, तो आपकी वही गाड़ी उसी हालत में जब मोटरवे पे चढ़ती है तो उसकी फ्यूल इकोनॉमी उठकर 16 किलोमीटर पर लीटर या 18 किलोमीटर पर लीटर पे चली जाती है। उसकी वजह क्या है? क्योंकि हाईवे पे वो कांस्टेंट वेलोसिटी से ट्रेवल करती है, स्ट्रेट लाइन, ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, नतीजतन उसकी एक्सेलरेशन 0 होती है, और उस पर कोई एडिशनल फोर्स नहीं चाहिए होता, और वो पेट्रोल, आपकी गाड़ी सिर्फ उतना पेट्रोल बर्न कर रही होती है जितना सामने से एयर रेजिस्टेंस को काउंटर कर रहा हो। तो आपकी गाड़ी की फिर इकोनोमाइज्ड यूजेज हो जाता है, और फिर आपकी गाड़ी की फ्यूल इकोनॉमी बेहतर हो जाती है। ये बात समझ आ गई कि नहीं आई? तो इसका मतलब है कि न्यूटन ने यह बात कही थी कि फोर्स अगर अनबैलेंस्ड है तो वो लाजमी स्पीड इंक्रीज करेगा, एक स्पीड पर रहने के लिए फोर्स नहीं चाहिए। और यहीं से 7वां पॉइंट आता है कि F इज इक्वल टू ma है, एक्सेलरेशन अगर 0 है तो रिजल्टेंट फोर्स 0 है, और यही चीज न्यूटन का फर्स्ट लॉ है। बेटा न्यूटन का फर्स्ट लॉ सेकेंड लॉ का सब केस है। बेटा न्यूटन का फर्स्ट लॉ न्यूटन के सेकेंड लॉ का क्या है बेटा? सब केस है, उसका सब पॉइंट, उसका सब केस, उसकी करोलरी है। और ये क्या कहता है? ये मैंने आपको उस दिन लिखवाया भी था। इन द एब्सेंस ऑफ एनी नेट फोर्स,
हाँ, and in the absence of any net force, body at rest will stay at rest, और दूसरा क्या लिखवाया था, मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, will continue to do so. तो इसका मतलब है कि नेट फोर्स जब ना हो तो फिर बॉडी एट रेस्ट रहती है, और या मूव कर रही है कांस्टेंट वेलोसिटी से, तो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करती रहती है। मुझे बताएं बेटा, इसमें कोई इश्यू तो नहीं है? अब आप देखें इन्हीं बातों को, ये आपके पास पेज, ये आपको मैं जो मिल जाएंगे अभी, आप यहां से ये ले लीजिएगा पेज, आप लोग आराम से। ठीक है, अच्छा जी, अब जो बात आ रही है वो ये है कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ is a sub case of, yes, is a sub case of या special case of Newton's second law. एक नया, वो कोई नया लॉ नहीं है, एक्चुअली सेकेंड लॉ ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फर्स्ट लॉ is also related to equilibrium. First law is also related to equilibrium. First law is also called law of inertia. Beta, what is inertia? जी जी, कोई बता सकता है कि इनर्शिया क्या होता है? जी बिल्कुल, inertia is the inability, inertia is the inability of matter to change its state of rest or its state of uniform velocity without the application of force. आप देखें, इनफैक्ट इनर्शिया दोबारा न्यूटन्स फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ को ही वो कर रहा है, उन्हीं को ही वैलिडेट कर रहा है, उन्हीं को ही स्ट्रेंथन कर रहा है उस आइडिया को। ठीक है कि नहीं है? बेटा ये, अब आप मुझे ये बात बताएं कि बॉडी विद मोर मास विल हैव मोर इनर्शिया। आपको ये बात आपने पढ़ी हुई है ना यार, कि जो क्या कहते हैं, आपको याद है आपने एक चीज पढ़ी थी स्टॉपिंग डिस्टेंस के बारे में, कि स्टॉपिंग डिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ इनिशियल वेलोसिटी। याद है आपको कि नहीं? अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि जाहिर है कि अगर किसी की स्पीड है तो वो रुकता, जो आसानी से नहीं रुकता,
काफी फासला तय करके रुकता है, तो वो बिकॉज ऑफ इनर्शिया है। और इनर्शिया क्या कहता है कि जब तक कोई फोर्स नहीं लगेगा बॉडी रुकेगी नहीं। और अगर आपने बॉडी को छोटे डिस्टेंस में रोकना है तो सफिशिएंट फोर्स लगाना पड़ेगा। तो इसका मतलब है बॉडी विद मोर मास विल हैव मोर इनर्शिया, स्टॉपिंग डिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इनिशियल वेलोसिटी। स्टॉपिंग डिस्टेंस, तो ये चीज इनर्शिया से रिलेट हो रही है। जी जी, मैंने आपको एक बात बताई थी कि अगर एक बॉडी 10 मीटर पर सेकंड से जा रही, जी जी स्क्वायर है, स्टॉपिंग डिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इनिशियल वेलोसिटी। अगर आपने ब्रेक लगाई और डिस्टेंस डी पे रुक गई है गाड़ी, अगर वो 20 मीटर पर सेकंड से आएगी और ब्रेक लगाएगी तो 4d डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। और अगर वो 30 मीटर पर सेकंड से आएगी और ब्रेक लगाएगी तो वो 9d डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। और अगर वो 40 मीटर पर सेकंड से आएगी तो वो 16d ट्रेवल करेगी। और अगर वो 50 मीटर पर सेकंड से आएगी तो वो 25d। इसका मतलब है कि जितनी बॉडी की स्पीड ज्यादा होती है उतनी उसकी इनर्शिया ज्यादा होता है, उतना उसे रोकना मुश्किल होता है। ज्यादातर जो दुनिया में बल्कि एक्सीडेंट्स होते हैं वो सारे के सारे बेटा किससे होते हैं? हाँ, इनर्शिया की वजह से होते हैं। ठीक है कि नहीं है? अगर इनर्शिया पे काबू पा लिया गया तो बॉडी को इंस्टेंटली एट रेस्ट और इंस्टेंटली इन मोशन लाया जा सकेगा। ठीक है ना? और आपको पता है ट्रेन का इनर्शिया ज्यादा होता है और बस का इनर्शिया क्या होता है? कम होता है। इसीलिए जब बस ट्रेन के सामने आती है तो ट्रेन उसे कुचल के रख देती है। अल्लाह बचाए। आगे चलते हैं और अगला जो हमारा पॉइंट है वो देखें वो क्या है। अब आप लोग ये चीज देखो, why we fall in forward direction, why we fall in forward direction as we jump out of moving vehicle। जी, चलती बस से उतरने पर हम मुंह के बल आगे क्यों गिर जाते हैं? जी, या चलती ट्रेन से हम उतरने की कोशिश करें तो हम आगे की तरफ क्यों गिरते हैं? वाई वी फॉल इन फॉरवर्ड डायरेक्शन एज वी जंप आउट ऑफ मूविंग व्हीकल। हाँ जी बेटा, जब आप ये चीज देखें कि ये कोई बस है, बेटा ये देखें ये कोई बस है, इस पे आप जा रहे हैं या इसके अंदर कोई बंदा है, इस बस की इस तरफ को स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड, तो इस बंदे की भी इस तरफ को स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड। जब ये छलांग लगाकर नीचे उतरता है, इसके पैर तो जमीन से लॉक हो जाते हैं बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन, मगर इसकी बॉडी का अपर पोर्शन तो मोशन में ही रहता है ना, तो इसलिए वो मुंह के बल फिर गिर जाता है यूं नीचे की तरफ। इसलिए चलती बस से कहते हैं छलांग नहीं लगानी चाहिए या चलती ट्रेन से नहीं उतरना चाहिए। जी जी, देखो बेटा मेरी बात सुनो। फर्ज करें कि एक बंदा है बस के अंदर बैठा हुआ, ठीक है कि नहीं? एक बंदा बस के अंदर यूं बैठा हुआ, अब यहां से वो मूव कर रहा है विद द स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड और उसने छलांग लगाई। फर्ज करें ये दरवाजा, दरवाजे पे खड़ा था और बस की स्पीड भी 10 मीटर पर सेकेंड है, तो उस बंदे की स्पीड भी 10 मीटर पर सेकेंड है। उसने नीचे छलांग लगाई तो उसके पैर तो जमीन के साथ लगते ही फ्रिक्शन की वजह से जमीन के साथ रुक जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनको फ्रिक्शनल फोर्स लगेगी इस तरफ। लेकिन उसके जिस्म का जो ऊपरली हिस्सा है वो तो मोशन में होगा ना 10 मीटर पर सेकेंड की वजह से और इनर्शिया की वजह से, वो तो नहीं रुकेगा, तो पैर रुक जाएंगे और वो उसका जिस्म का ऊपर वाला हिस्सा नहीं रुकेगा, तो वो यूं नीचे की तरफ मुंह के बल गिर जाएगा। इसलिए कहते हैं बेटा चलती बस से कभी भी छलांग नहीं लगानी चाहिए या चलती ट्रेन से कभी नहीं छलांग लगानी चाहिए। कोई मसला तो नहीं है। लेकिन आपको पता है कि पाकिस्तान में स्टंट मैनों की कसरत है, पाकिस्तानी बाज नहीं आते खतरा मूल लेने से। मैंने अपनी आंखों के सामने देखा कि एक स्टॉप पे बस ने नहीं रुकना था और बस जा रही थी रफली 40 किलोमीटर पर आवर से। यहाँ एक बंदे ने ना यूं छलांग लगाई और बड़ी तेजी से इस तरफ को भागा, यानी उसने इस तरह से छलांग लगाई और फिर वो नहीं गिरा, क्योंकि वो उतरते साथ उसका पैर जब जमीन पे लगा तो वो आगे की तरफ जा रहा था।
यानी उसके गिरने का मामला ये था कि वो ऑलरेडी उसने अपने आप को इस तरफ बहुत ज्यादा मोशन दे दी थी और पैर रखते साथ ही वो आगे की तरफ भागना शुरू हो गया और मैंने खुद देखा उसने तेजी से यूं भागा। तो बेटा फिर उसका एक्सीडेंट नहीं हुआ, ना ही उसको कोई नुकसान पहुंचा। मगर आप प्लीज इस तरह का स्टंट ट्राई ना कीजिए, ठीक है कि नहीं? अच्छा मेरी एक बात सुने। जी जी, नहीं नहीं, वो दरवाजे पे खड़ा था। अच्छा एक मजे की बात आपको सुनो, एक यार एक सवाल का जवाब दें। अच्छा बेटा तुक्का नहीं मारना, एक सवाल का जवाब दें, मेरी बात सुने। आप मुझे बताएं, ये एक छोटा सा स्टेटिस्टिकल बात है, 1900 से लेकर सन 2000 तक सबसे ज्यादा जो अमवात हुई हैं, हाईएस्ट नंबर ऑफ डेथ्स, वो किस वजह से हुई हैं? आप ये बात सुनकर हैरान होंगे कि ना तो वर्ल्ड वार 1, ना वर्ल्ड वार 2, ना कोई डिजीज, सिंपल कार एक्सीडेंट, सिंपल कार एक्सीडेंट से लोग मरे। उस सबसे ज्यादा लोग किसी बीमारी से भी नहीं, सबसे ज्यादा लोग सिंपल कार एक्सीडेंट से मरे हैं और उसमें भी 95% हेड इंजरी से मरे हैं। ये बेटा ये मैंने अपनी तरफ से नहीं बात की है, मेरे एक स्टूडेंट था विलियम्स कॉलेज में अमेरिका में, वो आया था, उसने मुझे बताया था कि उसने मुझसे भी ये क्वेश्चन पूछा था, मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं था, तो उसने मुझे बताया कि ये है सिंपल। और हेड इंजरी क्यों, पूछे क्यों? देखें ये गाड़ी आपकी, ये गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील है, ये गाड़ी की सीट है, बंदा यहां बैठा हुआ होता है। सुनो भाई मेरी बात सुनो यार आप लोग खामोश होंगे तो मैं बात करूंगा। बेटा जब कार को एक्सीडेंट होता है, कार का जब कार का क्या होता है, एक्सीडेंट होता है, तो ये चीज तो रुक जाती है, गाड़ी पूरी रुक जाती है, मगर इंसान तो नहीं रुकता। इंसान आगे जाता है और जाकर उसका सर जो है स्टीयरिंग व्हील से टकराता है या डैशबोर्ड से टकराता है, तो क्या होता है, उसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ, उसके हेड का वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिखा रहा हूं, ये उसका सर सीधा गया आगे, आगे जाकर स्टीयरिंग व्हील से लगा, फौरन रुक गया, तो ये उसका स्टॉपिंग टाइम है और ये उसका स्टॉपिंग डिस्टेंस है, ये दोनों बड़े कम होते हैं। नतीजतन उसकी जो डिसलरेशन है वो बड़ी हाई होती है और उस पर जो फोर्स लगता है वो बहुत हाई होता है, नतीजतन उसका सर टूट जाता है। तो बेटा फिर क्या किया उन्होंने, सीट बेल्ट लगा दी और सीट बेल्ट पर सख्ती से जुर्माना किया। ये सीट बेल्ट पर जो सख्ती से जुर्माना किया, ये तभी किया जब उनके सामने ये वाले स्टेटिस्टिक्स आए, फिर वो काफी सख्त हो गए, इस पे बहुत ज्यादा सख्त हो गए कि वो फौरन जुर्माना कर देते थे, और अब पाकिस्तान में भी जुर्माना होता है। तो सीट बेल्ट से क्या होता है, जब आपका एक्सीडेंट हो जाता है, गाड़ी रुक चुकी है, तो आपकी बॉडी ऐसे जाकर नहीं फिर रुकती, बल्कि सीट बेल्ट की वजह से उसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ यूं बन जाता है, ये उसका स्टॉपिंग टाइम हो जाता है, ये उसका स्टॉपिंग डिस्टेंस हो जाता है, और इस तरह से ये होता है कि उसके ऊपर उसकी जो डिसलरेशन है A2 वो कम होती है, और उस पर फिर जो स्टॉपिंग फोर्स लगता है वो भी कम होता है, बनिस्बत पहले केस में जिसमें डिसलरेशन बहुत ज्यादा थी और स्टॉपिंग फोर्स भी बहुत ज्यादा था। तो इस तरह से इंसान को फिर नुकसान नहीं पहुंचता, या कम से कम वो उस हद तक नहीं जख्मी होता जिस हद तक वो पहले जख्मी होता था। यार आप लोगों को ये बातें समझ में आ गई हैं कि नहीं आई? आपके माइंड में ये बात क्लियर हो गई है कि न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या है और सेकंड लॉ क्या है? तो ये बातें थी जनाब 13th पॉइंट। और आपको पता है ये आप पहले आपको पता है जो ड्राइवर की सीट होती थी ना वो ऐसे होती थी, अब आपने देखा वो पीछे से उसकी सर के तक बनी हुई होती है, पता है आपको ये बात? पहले क्यों, फर्ज करें ये ड्राइवर यूं बैठा हुआ है अपनी सीट पे, पीछे से वो उसकी गाड़ी रुकी हुई है, वो चला नहीं रहा, एकदम पीछे से गाड़ी किसी ने आके टक्कर मारी, उसकी टक्कर से उसकी गाड़ी झटके से आगे बढ़ी, उसका ये वाला सारा जिस्म आगे बढ़ा, लेकिन अपने इनर्शिया की वजह से उसका सर पीछे रह जाता था और उसकी गर्दन टूट जाती थी।
ठीक है कि नहीं। फिर उन्होंने दे मेड इट अ पॉइंट कि उन्होंने इस तरह बनाया कि बंदे का जिस पीछे उसके सर के पीछे भी सीट होती थी, और अगर उसको जब पीछे से कुछ टक्कर मारता था तो उसका पूरी जिस्म आगे जाता था और उसको झटका नहीं लगता। मुझे बताएं कोई मसला तो नहीं है बेटा? ठीक है, आगे चलते हैं बेटा। आगे अच्छा, अब एक बात सुने, सब लोग गौर से सुने कि यार आप न्यूटन्स फर्स्ट लॉ तो आपको समझ आ गया। अब आगे चलते हैं और हमारा अगला पॉइंट है कि जी अनबैलेंस्ड फोर्स क्या होता है। व्हाट इज अनबैलेंस्ड फोर्स? हाँ बेटा देखिए, ये एक बॉडी है सिंपलेस्ट, इस पे फोर्स लग रहा है 50 न्यूटन, इस पे फोर्स लग रहा है 40 न्यूटन। अब ये 50 और 40 है ना, तो इस 50 में से 40 को माइनस कर दें तो ये जो 10 न्यूटन है ना, इसके 4 नाम है। इसी को नेट फोर्स कहते हैं, इसी को ही अनबैलेंस्ड फोर्स कहते हैं, इसी को ही रिजल्टेंट फोर्स कहते हैं, इसी को ही एक्सेलरेटिंग फोर्स कहते हैं। और F इज इक्वल टू एम ए में यही इस्तेमाल होता है। F इज इक्वल टू एम ए में यही फोर्स इस्तेमाल होगा। कोई मसला तो नहीं है बेटा? और अमूमन अमूमन इसकी इक्वेशन फिर इस तरह बनती है कि F1 माइनस F2, F1 माइनस F2 इज इक्वल टू एम ए। F1 माइनस F2 इज इक्वल टू क्या जी? एम ए। आए अब इसको हम स्टेप वाइज देखते हैं, इसको देखते हैं। इसके ऊपर जो मुख्तलिफ इसके केसेस हैं उनको हम स्टडी करते हैं बेटा। अभी सरे दस्त अच्छा, बस यहां पर क्लास फिर हम एंड करते हैं।